राइट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी ऑल नो कि du जो होता है दैट इज dq प्लस डेल्टा w। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। फ्रॉम फर्स्ट लॉ वी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ du इक्वल टू dq माइनस pdv। वर्क डन क्या था? प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम। यस सर। डेल्टा w जो होता है p इंटू डी होता है ना बच्चों, माइनस p इंटू डी। वर्क डन के फॉर्मूले में हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो माइनस p इंटू डी कर दिया। ठीक है। अब हमने यहां से dq की वैल्यू निकाली, dq क्या आ गया? du प्लस pdv। ओके। और इस dq की वैल्यू को, इस dq की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 पे पुट करता हूं। सो ds क्या आ जाएगा? ds इक्वल टू du प्लस pdv अपॉन t। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? dq की वैल्यू इक्वेशन 1 पे प्लेस कर दिए बच्चों। यस सर। ओके। यस सर। नाउ we can write ds इक्वल टू du by t प्लस p by t dv। क्या थोड़ा सा आपने इंटीग्रेशन सीखा है क्या फिजिक्स में? थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन? यस सर। ओके फाइन, देन फाइन। देखो p अपॉन t को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ v, क्योंकि यहाँ पर जो dv है तो ये क्वांटिटी v के टर्म में हो जाए। तो वी नो दैट pv इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो यहाँ से p बाई t को मैं लिख सकता हूँ nr अपॉन v। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना? और यहाँ से p बाई टी को nr बाई v जो आया है यहाँ पे प्लेस कर दो। यू विल गेट ds इक्वल टू du बाई डी टी प्लस nr बाई v dv। ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में इरेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सर हम w के साथ डेल्टा लगा सकते हैं। यस क्या बेटा? सर वर्क डन के साथ डेल्टा लगा सकते हैं। हाँ ये डेल्टा लगा सकते हैं, नहीं ये मतलब d लगा सकते हैं। डी को वैसे तो बुक में लगा रखते हैं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए और एक में डी दे रखा हो एक में डेल्टा दे रखा हो तो फिर ये ज़्यादा करेक्ट है, इस ये वाला डेल्टा। सर इसका कुछ रीजन नहीं है? रिवर्सिबल में ये स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल चेंज को इससे दिखाते हैं। इसका एक रीज़न है, पता है मुझे, अभी मैं डिस्कस करूँगा, बट लगाना आपको करेक्ट यही है कि आप ये डेल्टा लगाएं। फाइनाइट चेंज डी डब्ल्यू नहीं लिखते हैं। वैसे लिखने को मतलब कहीं दे रखा है, इतना कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता इससे, बट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यही है। मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में, है एक छोटा सा रीजन। अच्छा पहले मुझे बताओ कि क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड इरेज कर दूँ? यस सर। यस सर। हाँ तो मैंने इरेज कर दिया इसको। अब क्या करना है मुझे? क्या आप लोगों को याद है मैंने हीट कैपेसिटी में क्या बताया था? हीट कैपेसिटी सी क्या होती है? सर आपने नहीं बताया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मैंने पढ़ाया है, आई रिमेम्बर। हीट कैपेसिटी, हाँ हीट कैपेसिटी होती है, याद करो, बताया था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। जब 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो, उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ती है दैट इज हीट कैपेसिटी। तो देखो पहले हीट मान लो Q1 थी, टेम्परेचर T1 है किसी सब्सटेंस का, टेम्परेचर आपको T1 से क्या करना है? T2 करना है। उसके लिए आपको हीट क्या इंटर करनी पड़ेगी? Q1 से Q2। वी कैन राइट C इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं, या डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हीट कैपेसिटी याद करो, जो मैंने कहा था कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी होती है, ये भी मैंने बताया था आपको। यस सर। हाँ, तो देखो ध्यान से थोड़ा चैप्टर रिवाइज कर लो, आगे बढ़ने से अच्छा है कि हमें पीछे का पहले कवर होना चाहिए अच्छे से। तो C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। नाउ अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखूँ तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मुझे बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चेंज होती है सिस्टम की, दैट इज इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होती है वो क्या होता है, एंथैल्पी अपॉन टी। हाँ, एंथैल्पी चेंज अपॉन टी। वेरी गुड। ये देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है डेल्टा एच के बराबर होता है। हीट रिलीज या एब्जॉर्ब ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, इस तरीके से। यस सर। ओके बच्चों, अब देखो इस इक्वेशन में मैं डी यू के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, डी यू के प्लेस में लिख सकता हूँ सर सीवी इंटू टी। सीवी इंटू डी टी, राइट, डी यू के प्लेस पे। तो देखो ध्यान से, हीट कैपेसिटी को क्या कोई डिफाइन कर सकता है फिर से, हीट कैपेसिटी को द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैसियस सब्सटेंस। हाँ, वेरी गुड। तो देखो नाउ आई कैन राइट डी एस इक्वल टू डी यू के प्लेस में, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, डी यू सी वी इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से स्मॉल चेंज है तो स्मॉल चेंज के लिखता हूँ सी वी डी टी फॉर 1 मोल है। For n mole we can write NCVDT plus NR upon V dt, इस तरीके से। समझ आया बच्चों, मैंने ये क्या कर दिया है, n ये 1 मोल के लिए फॉर्मूला देखो ना, यहाँ से डेल्टा यू क्या ये नहीं आ जाता, सी वी इंटू डेल्टा टी फॉर 1 मोल। तो n मोल के लिए क्या आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। हाँ, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये सारा मैं इरेज करता हूँ। नाउ ये प्लस साइन है, डिवाइड बाई टी भी तो आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई टी भी था ना, राइट। कुछ गड़बड़ किया है मैंने, यहाँ पे डी वी था, ऐसे समझ आया क्या कि मैंने बस डी यू की वैल्यू पुट की और कुछ चेंज नहीं किया बच्चों, ओनली डी यू की वैल्यू पुट की है। अब मुझे इंट्रोपी चेंज लार्ज डिफरेंस के लिए चाहिए। स्मॉल चेंज हो गया ना, लार्ज चेंज मतलब कि मैं अगर आपसे ये कह दूं कि किसी गैस का वॉल्यूम 2 लीटर से 10 लीटर कर दिया गया, बताओ उसका इंट्रोपी क्या होगी। याद करो मैंने कहा था ना कि जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसकी इंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। काफ़ी डिस्कस किया इस पे हम लोगों ने, भूल मत जाना, सारी चीज़ों को रिवाइज करना अच्छे से। हाँ देखो, अगर मैं इसी इक्वेशन को फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिखूं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो याद है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा फिर, 0। तो बताओ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ डी एस इक्वल टू ये NR dB by V। हाँ, NR dB by V बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करो, इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब थोड़ी मैथ्स चाहिए हमको, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा मैं। तो इसका कर दिया इंटीग्रेशन, और गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं V1 से V2,
इसे लिमिट बोलते हैं, पता होगा बेटा इंटीग्रेशन में, ये लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट, पता है ना बच्चों? हाँ। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन नेचुरल लॉग। इसका याद है आपको इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन एक्स, अगर आपको पता हो तो। इसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, अदरवाइज फिर लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसको मुझे बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इस वजह से। तो एल एन वी आ जाएगा और इसमें लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट, सॉरी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा एल एन वी टू बाई वी वन। ये फार्मूला आपका आ गया एंट्रोपी चेंज का। ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, क्योंकि ये मैथ्स का पॉइंट है। लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है लॉग एम बाई एन होता है, तो एल एन वी आएगा, फिर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, एल एन वी टू बाई वी वन आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सारा मैं इरेज कर रहा हूँ, सारा मैं इरेज कर रहा हूँ, और इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को वापस से लिखता हूँ। ठीक है, देखो, सो वी हैव डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, डेल्टा एस इक्वल टू, अच्छा ये भी पता है क्या आपको कि एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे? नो सर, नहीं पता? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, ये तो याद करने वाली बात थी। अगर मैं 2.303 एन आर कर दूं, लॉग बेस में 10 हो जाता है, और वी टू बाई वी वन, क्योंकि हम सॉल्व इस लॉग को कर सकते हैं, इसको नहीं। तो इसलिए जब भी आप एल एन टू को लॉग टू लिखना चाहो, यहाँ पे बेस नेचुरल ई होता है, यहाँ पे बेस 10 होता है, तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। ये मैथ्स का एक पॉइंट है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। सो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ये फाइनल फार्मूला है एंट्रोपी चेंज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सर ये दोबारा बता दो। क्या बताऊँ बेटा, दोबारा बताओ कौन सा पॉइंट? सर ये 2.303। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि जो नेचुरल लॉग एल एन होता है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पे जो बेस होता है वो ई होता है। अब थोड़ा मैथ्स नहीं पढ़े ना आप लोगों ने, यहाँ पर बेस ई होता है, इसमें बेस 10 होता है, तो हमें मैथमेटिकली इस लॉग को सॉल्व करना पड़ता है बेटा। इसलिए एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस ये है। लॉग 10 पे लिखा है, ये log 10 बेस में लिखा होता है, बेस। अच्छा आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है? याद है आपको? सर याद नहीं है। 1 होती है, लेकिन log 10 की वैल्यू 1 तब होती है जब इसका बेस भी 10 हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। और log 1000 की वैल्यू क्या होती है? 3। लेकिन ये तभी वैल्यू आती है जब बेस में 10 हो बेटा, ये बेस होता है इसका, पता है? लॉग बेस में x और x जब ये दोनों सेम होते हैं तब इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, जब लॉग y तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये एल एन को हमें लॉग में कन्वर्ट करना ही पड़ता है बेटा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये हमेशा करना पड़ेगा आपको 11th में 12th में हमेशा। तो ये फार्मूला आ गया। अब मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। पता है इस फार्मूले से क्या सॉल्व कर सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस को एक्सपैंड कर दिया गया, उसमें एंट्रोपी चेंज क्या आएगी, यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला। अच्छा, इस चैप्टर में या नेक्स्ट आगे चैप्टर में आपको लॉग की जरूरत तो बच्चों पढ़ने वाली है। अगर लॉग में आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। कंसेप्ट पता होगा, सब कुछ पता होगा, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए कुछ लॉग की वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। log 2 की वैल्यू क्या होती है पता है आप लोगों को? नहीं पता? नो सर। ओहो, तो फिर हाँ, तो फिर ये तो पता करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना सारे चैप्टर बेकार हैं। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, बस एक दो वैल्यू। और log सर ये सारी याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं आपके पास। आल्दो क्वेश्चंस में कभी कभी गिवन होता है, क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है, लेकिन देख क्योंकि इसको कम से कम 1000 टाइम्स आपको यूज करना है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा बेटा।
हाँ सर आप मेन वैल्यू भेज दो प्लीज, एक बेटा, बार बस भेज जितनी बता देना। रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब बताता रहूंगा, लेकिन मैं आपको देखो, एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद आप कहना जो भी कहना, ठीक है। log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, ठीक है बच्चों, बस। और इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने log 10 क्या बताया था, बताओ जल्दी से, 1 बताया था। 1 और log 100 क्या बताया था, 2 log log 1000 क्या बताया था, 3 log 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4। 4 जितने जीरोज होंगे तो यहाँ पे 4 जीरोज होंगे। log 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नो सर। अब देखो इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, देखो ध्यान से, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपको ये दो वैल्यू केवल याद हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। पूछो कैसे। सर कैसे? अच्छा अभी बताता हूँ, देखो log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की वैल्यू 0.48 है। अगर log 2 कहीं आ गया तो कोई बात नहीं, 0.3 पुट कर दोगे, log 3 आ गया 0.48 पुट कर दोगे। लेकिन अगर log 6 आ गया तो क्या करोगे, तो क्या आपको इतना तो आता है ना कि मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकेंड, 2 into log 3। हैव पेशेंस, ठीक है। क्या मैं 6 को 2 into 3 लिख सकता हूँ, क्या मुझे इतनी आप Yes, sir. क्या मुझे ओके। और log m into n का फॉर्मूला पता है क्या होता है, log m into n, m plus log n। वेरी गुड। तो यू कैन राइट log 2 plus log 3, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3 और 0.48, कितना आ गया इसका सम 0.78। 0.7। सर पर ये तो सारे मैथ में आते हैं ना। हाँ तो बेटा मैं क्या करूँ बताओ, थोड़ी बहुत तो पता है। बायो के बच्चे अगर थोड़ी मैथ सीख लेंगे तो और टैलेंटेड हो जाएंगे, और हर सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। बताओ, अच्छा बताओ, क्या आपने 10th तक मैथ पढ़ी, क्यों आपको अगर बायो लेनी थी तो 10th तक क्यों मैथ पढ़नी पड़ी, क्योंकि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हर सब्जेक्ट की पड़ती है। समझ रहे हो बात को, तो इससे नॉलेज बढ़ती है। तो जब भी कोई चीज़ इस तरह आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी जो एज है ना वो सीखने की है, जितना चाहो उतना सीख लो। ओके सर। हाँ, आज के 5 years के बाद मेमोरी बढ़ेगी, मतलब कि जितना आपने तैयार कर लिया उतना तैयार रहेगा, टैलेंट नहीं बढ़ना है उसके बाद। अभी जितना बढ़ सकता है उतना ध्यान ध्यान दो, ठीक है। तो देखो 0.78 आ गया, तो क्या log 6 आप याद करोगे क्या, नो सर। हाँ बस इन दो वैल्यू निकालोगे। अब देखो एक तो ये हो गया, अगर मान लो सर log 5 की वैल्यू भी बता दो। सब बता दूंगा, बस पेशेंस रखो, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि log 4 कैसे निकालना है तो क्या करोगे, 2 आएगा सर। 0.6 0.6। तो क्या log 4 को आप log 2 into 2 नहीं लिख सकते हो, यस सर। यस सर। और फिर से log m plus log n, तो log 2 plus log 2 नहीं लिख सकता इसको मैं। यस सर। 0.3 plus 0.3 तो ये 0.6 नहीं आ गया इसका आंसर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो log 4 भी आ गया, log 6 भी आ गया। अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मूले तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। चलो मैं इसको बाद में फिर से लिख दूंगा कि log m इंटू एन, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। कभी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में तो ये सब चीज़ें जरूरत पड़ती है। log m प्लस log n, और log m की पावर n पता क्या होता है, n log m। n log m, ये देखो थोड़ा सा मैथ पढ़ने से कितना फायदा होता है, n log m। ये मैंने 11th में पढ़ा था अभी नॉन मेडिकल। मैं समझ गया, मैं आपको समझ गया कि आप क्यों बता पा रहे हो, आई नो इट। लेकिन कोई बात नहीं, सब बच्चे भी सीख सकते हैं। और एक लास्ट log m बाई n जो होता है वो log m माइनस log n। ठीक है, ओके। अब देखो अगर बच्चों, अच्छा जितना मैंने ये सिखाया है इसको इरेज कर दूं, यस सर। ओके। देखो ध्यान से, अगर log 8 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हमको log 2 की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, पता है सर। तो log 8 को मैं अगर log 2 into 2 एक से, हाँ वैसे कर सकते हैं, या फिर पावर ऐसे 3। क्या मैं ऐसे, हाँ जो इसके पहले जो बच्ची बता रही थी वो भी सही है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्या मुझे इतना अधिकार है, यस सर। तो ये बन जाएगा 3 log 2 इस वाले फॉर्मूले से।
और 3 log 2 की वैल्यू कितनी हो 0.2, सॉरी 0.3, कितना है 0.9 आंसर आ गया। सर log 7 निकालना हो तो? ओह माय गॉड, फिर तो आपने मुझे फंसा दिया। log 7 अगर निकालना हो ना तो वो नहीं निकालना होगा, क्योंकि ये तो मैथ्स वाले को भी नहीं याद होगा। इसलिए log 7 अगर आ गया तो उसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी, उसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी बेटा। तो फिर हम log 1 की माइनस करके निकाल सकते हैं ना फिर? log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। सर तो log 7 की भी 0 आ सकती है। नो नो नो, अरे log 2 की 0 नहीं तो log 7 की कैसे 0 हो सकती है? क्या बात कर दी आप लोगों ने, ओ सो सॉरी। log 7 की वैल्यू दे देंगे, आप इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो बार बार? अरे दी जाएंगी ये वैल्यू, थोड़ा बहुत तो ऐसे बता रहा हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इस तरह कर सकते हो छोटी छोटी वैल्यू को। अब log 5 आ जाए तो क्या, log 7 100% देंगे, आप इतना परेशान ना हुआ करो बस। सर log m plus n की वैल्यू क्या होती है? log m plus n यस सर। कुछ नहीं होती है। log m plus n, log m plus n को कुछ नहीं ले सकते, log m plus n को कुछ नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर। अच्छा, अभी एक बच्चे ने पूछा था log 5 निकालना हो तो क्या करें, बताओ क्या करें? log 10 by log 10 by 2। हाँ, क्या मैं log 5 को log 10/2 ले सकता हूँ? क्या मुझे इतना राइट दे सकते हो आप? यस सर। यस सर। अच्छा, और log m/n क्या होता है? log 10 minus log 2, नहीं? यस सर। log 10 की वैल्यू क्या होती है? Yes, sir. 1। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। 0.3। 0.3। कितना आंसर आ गया? 0.7। आ गया log 5। ठीक है। ओके सर। अच्छा, log 20 निकालना हो तो 10 into 2 कर दो। 10 to 1 into 2। 10 into 2, ये क्या हो जाएगा? log 10 plus log 2। log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3, कितना आ गया? 1.3। 1.3। हाँ, ऐसी वैल्यू नहीं दी जाती है तो इनको सॉल्व करना पड़ता है। 1.3 आ जाएगा। हाँ, तो अब ऐसा तो अगर मैं log में थोड़ी देर और पढ़ाने लगे ना तो आप तो कहोगे कि आज तो लगता है मैथ्स की क्लास ली है, इसलिए क्या हम वापस से केमिस्ट्री में आ जाएं? यस सर। यस सर। ये 3-4 बच्चियां हैं जो बस बोलती रहती, बाकी लोग तो पता नहीं क्या करते हैं सुबह से शाम तक। क्या इस क्लास में केवल गर्ल्स हैं क्या? नो सर, बॉयज भी हैं। अभी जितने मुझे दिख रहे हैं सारे, इसमें बॉयज तो बहुत कम दिख रहे हैं। सर कम है। अच्छा ठीक, लेकिन क्लास में कम है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, ओके। चलो, नाउ कम टू एंट्रोपी। देखो, हमने भी फॉर्मूला सीखा एंट्रोपी का, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 nRT log V2/V1। ठीक है बच्चों। अब मैंने इसमें क्वेश्चन दिया, यस सर। मैंने क्वेश्चन दिया इस पे कि 5 moles ऑफ आइडियल गैस expanded from 10 liter to 20 liter isothermally at 27 डिग्री सेल्सियस। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेंशन सेम रहेगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड एंट्रोपी चेंज, इसकी एंट्रोपी चेंज निकालनी है। ठीक है। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो देखो ध्यान से, 2. डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू मोल्स, गैस के कितने मोल एक्सपेंड किए जा रहे हैं? 5। और इंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? इंट्रोपी क्या लिखा था आपने? डेल्टा क्यू अपॉन टी लिखा था। डेल्टा क्यू क्या होती है? इनमें भी जूल, इनमें भी कैलोरी। हीट कैलोरी जूल दोनों में हो सकती है ना, और भी हो सकती है इसकी यूनिट।
तो अगर मैं इसको कैलोरी में लिखता हूँ और नीचे ये क्या हो जाएगा केल्विन में, तो कैलोरी पर केल्विन हो सकता है इसकी यूनिट। यस सर। हाँ, तो कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी कह सकते हैं 1 मोल के लिए, ठीक है। तो मैं मान लो आंसर कैलोरी में चाहिए, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है? 2। तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है। वेरी गुड। नाउ लॉग V2/V1, V1 कितना था? 10 लीटर। 10। V2 कितना, कहाँ तक जाना है? 20। तो लॉग 20/10 कितना आ गया? 2.303 इंटू 5 इंटू 2 इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या? टी की वैल्यू पुट नहीं करी। क्या बेटा? सर टेम्परेचर, टी की वैल्यू। टेम्परेचर नहीं पुट किया मैंने? नो सर। अच्छा, कितना वैल्यू? इसमें टेम्परेचर कहाँ पे है? टेम्परेचर ये देखो है, टेम्परेचर टी, टेम्परेचर दिखाई दिया? यस सर। टेम्परेचर टी की वैल्यू कितनी पुट करूँ फिर मैं? सर 27 डिग्री सेल्सियस में है। 300। ओके ओके 300, तो 300 हो गया है इंटू लॉग 2। अब तो ठीक है, इंटू 300 लॉग 2 की वैल्यू 0.2 0.3। बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। यस सर। और यूनिट क्या आएगी? कैलोरी पर केल्विन। सर यहाँ पे आपने बेस 10 नहीं लिखा, तो मतलब वो 10 ही होता है अगर नहीं लिखा जाए तो। क्या 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 होता है मतलब? सर लॉग का बेस 10 नहीं लिखा ना आपने हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लॉग बेस में 10 ही होता है। अगर ln होता है ना, ln, तो उसका नेचुरल ई होता है बेस, है ना। ओके सर। 10 ही होता है, इतना ध्यान रहता है। चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? एल और लॉग अलग अलग होते हैं ना? क्या बेटा? एल एन और लॉग। हाँ, अलग अलग होते हैं। तो ये हमने क्या सीखा है कि अगर किसी गैस को एक्सपैंड कर दिया जाए फ्रॉम, किसी गैस के वॉल्यूम को एक्सपैंड कर दिया जाए तो उसमें एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। बेटा बेटा म्यूट कर लो, किसी बच्चे ने अनम्यूट कर रखा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके 2-3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हो सॉल्व बेटा। बस इसके न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बच्चों मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, ऑल्दो इसके न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 इज 180 किलो जूल and bond energy of C2H6 is 690 kilojoule. What is bond energy of CC bond? अभी देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे करें इसको? देखो CH4 की बॉन्ड एनर्जी 180 किलो जूल है। किसी बच्चों को पता है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? amount of energy required to make 1 mole of bond of particular type, ठीक है, at gaseous state. एट गैसियस स्टेट, यस। या ऐसे कह सकते हैं, जब 1 मोल बॉन्ड फॉर्म होता है फ्रॉम गैसियस एटम्स, देन एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टू। अब देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 बॉन्ड दे रखे हैं 180, तो CH4 में कौन से बॉन्ड है? CH बॉन्ड, तो
CH4 की बॉन्ड दे रखी है, तो ये सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है। CH4 में कितने CH बॉन्ड हैं बोलो? फोर। तो हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इक्वल टू 180। चारों CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 180 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी बच्चों। और C2H6 जो इथेन है, CH CH और H, ये इथेन मॉलिक्यूल है। इसको तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी कितनी दी गई? 690 किलो जूल। तो ये पूरे मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करने के लिए है एनर्जी, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि C2H6 में मैंने CH बॉन्ड को तोड़ा है या CC बॉन्ड को तोड़ा है। ये टोटल मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में किया गया है। देखो, तो अगर मैं बोलूँ कि C2H6 की बॉन्ड एनर्जी 690 है, उसका मतलब ये होता है कि C2H6 गैस को हमें 2C गैस और 6H गैस में लेके आना है। ओके, तो अगर ये लेके आएंगे तो उसमें कितने CH बॉन्ड टूटेंगे? 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड टूटेंगे और एक CC बॉन्ड टूटेगा। अंडरस्टूड? हाँ, इसलिए जब मुझे दिया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H6 is 690, तो आई कैन राइट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इक्वल टू 690 किलो जूल। ये दिया है हमको, दो इक्वेशन हमारे पास ये हैं, और पूछा है कि CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। कैसे सॉल्व करें इसको? बॉन्ड एनर्जी ऊपर वाली से हम CH के एक बॉन्ड एनर्जी का निकाल लेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे और फिर CC की आ जाएगी। यस सर। हाँ, तो बताओ यहाँ पे CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी आ गई? पहले वाली से कितना आ जाएगा यहाँ से? 45। वेरी गुड, 45। ओके, इस 45 को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी 6 इंटू 45 इक्वल टू 690। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड कितनी आ जाएगी बच्चों? फाइंड द आंसर। 420। ये आपका आंसर आ गया 420 किलो जूल। 420 किलो जूल आपका आंसर आ गया। देखो अच्छे से। एक बार सेकेंड इक्वेशन बता दो। सेकेंड इक्वेशन में C2H6 है, C2H6 की बॉन्ड एनर्जी 690 है, मतलब C2H6 के स्ट्रक्चर आप देखो ध्यान से, तो C2H6 के स्ट्रक्चर में एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन CH सिंगल बॉन्ड है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी की जब बात हो रही है तो 6 CH बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक CC बॉन्ड ब्रेक होगा। तो वही मैंने लिखा है, एक CC बॉन्ड प्लस 6 CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 690 है। बस ये इक्वेशन हमारी सेकेंड बन गई। सर इसमें ब्रेक का लिखा हुआ है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? ब्रेक नहीं होता है क्या? आप उल्टा करके कर लो फिर। एक टाइप के बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए और फॉर्म होने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना। तो जब एक CC बॉन्ड और 6 CH बॉन्ड फॉर्म होंगे तब भी इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यस सर। हाँ, ओके। तो देखो एक नया क्वेश्चन आपने और सीखा, और एंट्रोपी में एक क्वेश्चन सीखा, वो तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं बच्चों कंपटीशन में भी। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिए। और देखो ध्यान से, बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस सर जिसमें हीट का वो एक्सचेंज नहीं होता। तो क्या मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा Q इक्वल टू 0? यस सर। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक प्रोसेस?
जिसमें स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज नहीं होता। अच्छा सर साइकिल में हो, एक के बाद एक एक। अच्छा इस प्रोसेस को आप फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा। चलो ज़्यादा कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रोसेस वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाता है, मान लो ए से स्टार्ट हुआ है और फिर वहीं पे लौट के आ गया, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, सेम पोजीशन पे वापस लौट के आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस पे फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? जीरो। हाँ देखो, अगर कोई प्रोसेस ए से बी जा रहा है बच्चों, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे लिखते हो? यू बी माइनस यू ए नहीं लिखते हो? यस सर। बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, केवल किस पे डिपेंड करते हैं? स्टेट पे, फाइनल और इनिशियल पे। अगर इसकी डेल्टा एच लिखना हो तो कैसे लिखोगे? एच बी माइनस एच ए। एच बी माइनस एच ए। एच बी माइनस एच ए। हाँ, एच बी माइनस एच ए। तो मैं पूछूं कि अगर कोई प्रोसेस ए से स्टार्ट हुआ है वापस से ए में आ गया है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आएगी? यू ए माइनस यू ए। जीरो। क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या थी? ए, और फाइनल स्टेट भी क्या थी? ए। तो यू ए माइनस यू क्या आ जाएगा? जीरो। तो ऐसे प्रोसेस के लिए डेल्टा यू भी जीरो होता है और डेल्टा एच भी क्या होगा? जीरो। अब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से रिएक्टेंट बना रहे हो तो क्या होगा? फिर जीरो तो आएगा उसके, उसमें हीट चेंज, इजंट इट? बोलो बोलो यस सर। बच्चों आप लोगों को वॉइस आ रही मेरी? यस सर। तो अभी क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, आप लोगों को सुनते नहीं हो। ठीक है सर प्लीज इसका एक एग्जांपल दे दो। किसका? साइक्लिक प्रोसेस का। ओहो, एग्जाम्पल तो मुझे अभी याद ही नहीं है। फिजिक्स में आपको मिलेगा एग्जाम्पल ऐसा। इसलिए मैंने डिफाइन भी नहीं किया था पहले। साइक्लिक प्रोसेस एग्जाम्पल सोचता हूँ। अच्छा मैं सर वाटर साइकिल हो सकता है? किसका? ऑटो साइकिल? अब ये कह दो कि नहीं हम घर से निकले सुबह मॉर्निंग में और शाम को फिर घर आ गए, तो दैट इज अ साइक्लिंग प्रोसेस, है ना? तो कितना फनी हो जाएगा ये। यस सर। बट लग तो रहा है साइक्लिक प्रोसेस ये भी, जहाँ से गए वहाँ पे से आ गए। लेकिन इस प्रोसेस में हीट चेंज, क्योंकि घर हम मॉर्निंग पे हीट एनर्जी लेके निकले, हमने खाना ना खा लिया और फिर चले गए बाहर घूमने, और फिर शाम को फिर वापस घर आ गए, तो हमारी एनर्जी लॉस्ट हुई। फिर हमने खाना के लिए फिर एनर्जी उतनी आ गई, तो हीट चेंज कितना आया? जीरो। वेरी गुड, ये तो साइक्लिंग प्रोसेस हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मगर ऐसा लग रहा है कि मतलब साइंस में क्या ऐसा जो एग्जाम्पल देना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ऐसा बताओ, क्या जरूरी कि हर क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं ही दूं? क्या आप अपने आप नहीं सोच सकते कोई एग्जाम्पल? या मैं टीचर हूं तो मुझे बताना ही पड़ेगा? नो सर। अच्छा, फिर एनर्जी लॉस्ट हो जाती है जो, अगर मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है तो फिर लास्ट में फाइनल एनर्जी सेम कैसे आएगी? बीच में मिल भी जाती है। किसमें? साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हो क्या आप? यस सर। इसको ऐसे देख लो ना, आपकी मान लो आपने, सर वो तो स्टार्टिंग वाले पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में कितनी है। हाँ सेम, जब सेम प्रोसेस में लौट के आओगे तो उसको गेन भी हो जाती है उतनी एनर्जी। तो चेंज कितना आया? इनिशियल स्टेट जब चेंज नहीं हुई, इनिशियल स्टेट वही है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना, वो कोई एग्जाम्पल बैड नहीं था, हमको लग रहा है, लेकिन बैड एग्जाम्पल नहीं है। बट आप ये कह सकते हो कि सर जो गया था तो उसकी मान लो एनर्जी कुछ और थी। कार्नोट इंजन क्या होता है? ये सब देखो, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं इन पर डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको फिजिक्स पढ़नी है। कार्नोट इंजन, कार्नोट मतलब एक
यहीं से मैंने याद करो, मैंने लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि इंट्रॉपी का जो जन्म हुआ ना, बर्थ, वो कार्नाट साइकिल से ही हुआ है। यस लेकिन सर, हम आपने लोग, बताया था मैंने ये वर्ड साइकिल कहा ऑफ था मोशन, और मैंने वो कहा था था कि ये थर्मोडायनामिक्स। सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कार्नाट इंजन में ही बताया गया था कि आप जो हीट है उस हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसी मतलब उस पूरी इफिशिएंसी से 100% इफिशिएंसी किसी कार्नाट इंजन की नहीं हो सकती है। और ये इसमें सभी चीज़ें आते हैं, हर आता है। इसलिए कार्नाट इंजन को मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कार्नाट इंजन कोई अलग से इंजन बनाया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जब भी इस तरह कोई मैकेनिकल वर्क होता है या कोई चीज़ है, जब रेफ्रिजरेटर है या जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी हीट उसमें पास की जा रही है वर्क कराने के लिए, वो हीट पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही। दैट इज़ द कार्नाट इंजन। यही कार्नाट थ्योरी है सर। और हीट इंजन, हीट इंजन जो बात कार्नाट ने कही वो उसको अलग बोल दिया गया। बात वही सभी मतलब कि हर इंजन में ये अप्लाई होता है कंसेप्ट। अब उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा उन्होंने बेस्ट एफिशिएंसी का तरीका बता दिया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी तक आप जा सकते हो, कार्नाट एफिशिएंसी। तो उन चीज़ों को हमें डिस्कस नहीं करना कि उन प्रोसेस होता है क्या रेफ्रिजरेटर में साइक्लिक प्रोसेस होता है। हाँ बिल्कुल, आपने कह दी बात। लेकिन मैं इन चीज़ों को मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि एक बार मैं भी देखूँगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादातर इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि अभी सिलेबस में तो जरूरत नहीं। जैसे अब मैंने 11th F1 में कहा था कि थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 में मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा आपको, जो चीज़ें अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे बहुत अच्छे। तब मैं भी एक बार देख के आऊँगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या बताना है, ठीक है। हाँ तो आप चिंता मत करो। लेट मी कि छोटी छोटी चीज़ों को पहले हम करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है C+O2 से CO2 और 2C, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो आपको कार्नोट इंजन को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन देखो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डायरेक्टली बता देते हैं, नहीं बता देते हैं कि ये सेकेंड लॉ था थर्मोडायनामिक्स कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इधर ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग, दैट इज द सेकेंड लॉ। यही सेकेंड लॉ, और कुछ नहीं है। लेकिन ये कैसे आया सब कुछ, फिर उसकी तो पूरी कहानी है, और सारी कहानी कार्नाट साइकिल से पास होके जाती है। 2CO + O2 चेंज इनटू 2CO2। ये दो रिएक्शन है। इसकी एंथैल्पी जो है बच्चों वो है -x किलो जूल, और इस वाले की एंथैल्पी जो है वो है -y किलो जूल। अब पूछा है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। दो रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है और CO गैस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है बच्चों। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, CO गैस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखना, जिस बच्चे ने भी नाम लिया, जो रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, ये सब आपको फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में अच्छे से बताया जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ आपको 100%, उसी में सब कुछ है। ये हमारे सिलेबस में, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, हमारे सिलेबस में हर कंसेप्ट को केवल केमिकल रिएक्शन तक लिमिटेड करना था। हमें चैप्टर से ये सीखना था कि एट व्हाट कंडीशन अ रिएक्शन कैन बी फिजिबल। ये हमको पढ़ना था, ΔG ΔS नॉट। और देखना जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ΔG नॉट का कोई जिक्र नहीं होगा, एंट्रोपी का भी कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन कार्नोट एफिशिएंसी का जिक्र होगा बहुत ज़्यादा, रेफ्रिजरेटर का जिक्र होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं भी एक बार देख करके इन चीज़ों पे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन पहला एम ये है कि जो NCERT में है, जो हमारे मेडिकल सिलेबस में, वो खत्म होना चाहिए। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, कैसे करोगे, तो CO गैस का फॉर्मेशन लिखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स फ्रॉम देयर एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट, राइट, देन एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद है किसी को? यस सर, यस सर। तो CO गैस को फॉर्म करना है, और किससे फॉर्म करना है, उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से, तो कार्बन ग्रेफाइट से और प्लस
O2 गैस से ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ऑक्सीजन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? O2 को हाफ से। हाफ से। और अब पूछा है इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? तो इन दो रिएक्शन से रिएक्शन आ सकती है? यस सर। कैसे आएगी? इन टू रिएक्शन से रिएक्शन को लेके आना पड़ेगा आपको। देखो इसमें CO राइट में, इसमें CO लेफ्ट में, क्या करूं? इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा रिवर्स, या कह दो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों? CO को राइट में लेके आना, इसमें CO लेफ्ट में है, तो पहले तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो। तो अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसकी एंथैल्पी भी हाफ से मल्टीप्लाई होगी? यस सर। यस। ओके, और फिर इसको रिवर्स करना पड़ेगा। देखो तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो, यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO होगी बच्चों, वो होगी, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, तो डेल्टा H1 माइनस हाफ डेल्टा H2 करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। हो गया आंसर, माइनस H, ये कितना है, माइनस सॉरी हाफ इंटू वाई, ये आंसर आ गया बच्चों, माइनस वाई। नहीं समझ आया? सर आ गया सर। हाँ देखो, ऐसा नहीं कि बार बार इसको मल्टीप्लाई करके तीसरी इक्वेशन बनाओगे फिर रिवर्स करोगे, कुछ नहीं करना है। जिसको राइट में लाना होता है, जो पहले लेफ्ट में है राइट में लाना है, या राइट में है लेफ्ट में लेके आना, तो उसको माइनस करना पड़ता है हमेशा। ओके सर। ठीक है, देखो किसी बच्चे का अनम्यूट नहीं है।